बताइए आपका क्या प्रश्न है, क्या समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं आपकी। सर करेंटली हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी गेट का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 2 सब्जेक्ट क्रैश कोर्स से पढ़े थे। हम्म। बाकी कंप्लीट कोर्स किया था। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किया नहीं पढ़ना। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सर मेजरली पीवाई क्यूज पे फोकस कर रहे हैं या फिर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा ध्यान दें। सही। ठीक है, अभी मतलब आप 2027 के लिए बोल रहे होगे ना। ये सर। 2027 का ईएससी का प्री दोगे, फिर प्री के बाद हम्म, मेंस, इस तरीके से ना। और जी जी। बाकी आपने जो अभी कंप्लीट किया है वो गेट के हिसाब से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। ये सर एनालॉग और सर ईएमएफटी क्रैश कोर्स से किया था। वो मतलब टाइम नहीं मिल रहा था तो क्रैश कोर्स किया था उसका सर ठीक है, यूट्यूब कोई बात नहीं है। से। लेकिन अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब कर रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है। जी तो क्या होता है, एनालॉग है और दूसरा सब्जेक्ट क्या बताया था, ईएफटी। तो ये यूएफटी। भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हम प्री में फंस जाते हैं। राइट, जो थ्योरेटिकल है लाइक ईडीसी के कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम फंस सकते हैं एक बार। ठीक है, जी जैसे अभी इस बार का प्री देखें अपन, तो वी मॉस पूछ लिया। अब मेरे लिए तो आसान है वो, लेकिन बच्चे के लिए हम्म, डिफिकल्ट है क्योंकि किसी जी एक एंड पर ले जाके ही बच्चे को छोड़ते हैं। तो प्री का हम्म, जो एग्जाम है वो ऐसा है कि जिसमें आपके पास सिलेबस ज्यादा है, जी बट आपको क्वेश्चंस करते समय कई क्वेश्चंस एग्जाम में आप छोड़ने की आप कोशिश तब कर सकते हैं जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आए हैं। और आपको जी स्किप करना है वहां पर, जिससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बनी रहे और आपके मार्क्स अच्छे आए जी और जी आप प्री क्वालिफाइड हो जाए, कि प्री बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो कई बच्चों का इस बार प्री नहीं हुआ, उसका रीजन ही वही है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है। तो अब आप क्या करो, जो रिमेनिंग टाइम है उसमें क्या करो, जो क्रैश कोर्स से किए तो उसको कंप्लीट कर लो। और जो जी तुम्हारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं उनके पीवाईक्यू जरूर लगाओ, जिससे आपको एक ईएससी का आइडिया लग जाए कि ईएससी में किस पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और इवन दो हमने गेट के लिए बहुत अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन हम फंस क्यों जाते हैं क्वेश्चंस में, जी क्योंकि वहां पर थोड़ा थ्योरेटिकल फ्लेवर आ जाता है कई बार। तो हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा परेशान जी से हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो हमें एक हैबिट डेवलप होगी कि कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही हैं, लेकिन एक हैबिट डेवलप होगी कि हम कैसे उसको टैकल करें। जी कई बार क्वेश्चंस में हमें एरर दिख रहा होगा, लेकिन हम वहां पे एरर को ढूंढने नहीं बैठे हैं ईएससी के पेपर में। हमें जी एट द एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था, जैसे आप कनेक्ट करना उसको, जी पीएन जंक्शन डायोड का था। और उसमें बोला था कि डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है ओपन सर्किट वोल्टेज, उसकी वैल्यू दे दी वी नॉट की। जी जी सपोज वो दे दिया मान लो 0.8 वोल्ट। और डिप्लीशन विथ की जो थिकनेस है वो है आपकी सपोज 0.8 माइक्रोमीटर। तो आपसे जी पूछा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि ई नॉट इक्वल टू यहाँ पर 2 V0/W होता है। जी ठीक है, तो 2 × 0.8 अपॉन 0.8 करोगे तो 2 आएगा वो। जी लेकिन अब क्या आता है कि एक बेसिक चीज हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्ट पर लेंथ। लेकिन वो तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो किसी मटेरियल के अंदर, तब लगता है वो फॉर्मूला। कि मान जी लो एक मटेरियल है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है और उसकी 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वोल्ट अपॉन लेंथ। तो जी अब उन्होंने चार ऑप्शंस जो दिए ना, चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस आपका 2 V0/W से मैच नहीं हो रहा था, बट V0/W से मैच हो रहा था एक। तो ये उनकी गलती है कॉन्सेप्चुअली, बट लेकिन हम पकड़ सकते हैं इसको आसानी से कि भाई इनकी सोचने का लेवल कहां तक हो सकता है। तो हमने 2 V0/W लगाया, मान लो आपका आंसर आ रहा है कितना, 2। अब आपको दिख रहा है 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन एक जगह बंद दिख रहा है। अच्छा, कमजोर दिमाग के लोग हैं, V0/W लगाया होगा। तो हम तो टिक मार्क लगा के आ जाओ। अब आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपने उसको कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और आप पकड़ भी गए उनकी गलती। तो इसकी जो हैबिट है वो हमें कहां से डेवलप होगी, पीवाईक्यू से। कि उस चीज में हम अगर पकड़ भी लें उनकी गलती, तो हम उसको गलती को सुधार के, बच्चा समझ के उनको माफ करते हुए हम अपना क्वेश्चन जरूर सही कर लें, क्योंकि हमें अपना सिलेक्शन चाहिए, राइट। तो ये हैबिट डेवलप होगी हमारे पीवाईक्यू से। तो आपने जितने भी सब्जेक्ट किए हैं जो गेट के हैं, उनके जो भी रिमेनिंग है, जैसे क्रैश कोर्स से आपने एनालॉग और ईएफटी किया, उसको कंप्लीट करके पीवाईक्यू लगा लो। फिर अलोंग विद दैट आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, लाइक टेक्निकल में अपन जाएं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, एडवांस कम्युनिकेशन, ये सारे कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग आपका पेपर है, जिसमें 10 नॉन टेक सब्जेक्ट हैं, उनको भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए।
उसमें जी से सर। आप शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट से करें जो हमारे को फेवर करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें फेवर करेगा क्योंकि हम उसे इजीली पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर कर हम्म, सकते हैं। हमें एडवांटेजियस रहेगा वहां पर मटेरियल साइंस जो आता है नॉन टेक वाला, वो हम हम्म, इजीली समझ पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल में भी मटेरियल साइंस है तो दो हेल्प मिल जी। जाती है उससे। हम्म, सब्जेक्ट हमारा वहां पर जैसे कि आप एथिक्स में जाएं तो एथिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है नॉर्मली, हम्म, क्योंकि उसको समझ हम्म, पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसको हम प्रायोरिटी पे ना रखें, प्रायोरिटी पे रख ले हम क्या कहते हैं वहां पर रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स हम्म, वाला। करंट अफेयर्स बहुत फायदेमंद है कि भाई क्वेश्चन आ गया तो सही होगा, हम्म, नहीं फंसा तो गलती नहीं होगी उसमें। भाई हमें पता यस रहेगा सर। ना कि अभी तीन देशों में युद्ध हो रहा है, कौन कौन हम्म, से तीन देशों में आपस में युद्ध हो रहा है, ऑप्शन आ गया ईरान, इसराइल और अमेरिका, तो हम सही लगा सकते हैं। उसमें डाल दिया पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तो हम अपने आप गलत हाँ, कर देंगे। तो जी सर। पॉइंट ये है कि वो आता है तो ठीक है, नहीं आता मान लो किसी को नहीं पता, मान लो हम्म, गांव में कोई आदमी बैठा है बेचारा, उसको नहीं पता, वो नहीं देख रहा न्यूज, तो उसमें हम्म, क्लैरिटी है कि आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो वो टॉपिक बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जी, करके आप प्रायोरिटी सेट कर लो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हैं अच्छे से इजीली, तो वो वाला पोर्शन आप करते जाओ और इधर आपकी जो भी कंप्लीटेड है उनके पीवाईक्यू लगाते जाओ। जी सर। अभी सर करंटली हम मतलब जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो सर हमें लग रहा है कि 2027 में भी सिलेबस कंप्लीट तो कम चांसेस हैं हो पाएगा। नहीं नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता है। देखो क्या है ना, आप एक चीज समझो, आपका जो कंपटीशन है ना वो ऐसे बच्चों से है जो दबाव में खेल रहे हैं। हम्म, दबाव में खेलने की वजह से क्या होगा कि उन पर फुल टॉस बॉल भी है ना नहीं खेल पा रहे हैं वो, क्योंकि वो हम्म, प्रेशर में है बहुत ज्यादा बेचारे। तैयारी अच्छी है, नो हम्म, डाउट, बट 2 साल से तैयारी कर रहे हैं बेचारे, कोई जॉब नहीं है। आपके केस में अलग है, अगर आप जॉब कर रहे हैं बेटा तो आपके केस में फायदा क्या मिल गया कि आपके पास एक प्रेशर नहीं है परफॉर्मेंस का, जी, आप अच्छा करेंगे। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है 2017 का, हम्म, गेट में रैंक 120 या 30 लाया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एट प्रेजेंट शायद जॉब कर रहा है, कि पावर ग्रिड में कर रहा है, मे भी चेंज कर लिया उसने। जी, तो रिसेंटली जब ईएससी का प्री का रिजल्ट आया, उससे पहले, रिजल्ट से पहले उसने मैसेज किया कि सर मैं इस बार दे रहा हूँ। बहुत पहले से कनेक्टिविटी में, कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा से कनेक्टिविटी में होते हैं, नाम भी याद होता है उनका। तो मैंने कहा यार ये, इसने बोला कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब देखते हैं सर, बहुत साल हो गए मेरे को, 2017 में दिया था गेट उसने, 17 का हम्म, टॉपर है वो, और आज चल रही है 2025 वाला एग्जाम दिया उसने ये, तो बहुत गैप हो गया उसके लिए। तो उसने बोला सर यस मैं सर। नोट्स उठा लिए, ईडीसी आपने पढ़ाई थी, एनालॉग पढ़ाया था, वो नोट्स उठा लिए, और बाकी और भी नोट्स थे, मैंने वही अपने गेट वाले पढ़ लिए और थोड़ा थोड़ा और। उसका प्री निकल गया। मैंने ही सर्च जी किया सर। उसका रिजल्ट, उसने तो सर्च ही नहीं किया था, हाँ, मैंने नाम सर्च जी, किया, मैंने किसने दिया है, मैंने कहा होशियार है वो, उसका नाम देखा तो नाम निकल के हाँ, आ गया उसका। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि और तेरा वो निकल गया, तब बोलता है सर मैंने अभी चेक ही नहीं किया। तो बोलता है कि सर निकल गया होगा सर, अब मुझे मेंस के लिए करना है। तो अब यहाँ से ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, उसका पता क्यों हो गया, क्योंकि उसके पास एग्जाम का प्रेशर नहीं। उसके ठीक विपरीत ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे 2-3 साल से कर रहे हैं तैयारी, होशियार हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको ये नहीं सोचना है, आप ये सोचो कि मैं मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए उतना कोशिश करूंगा। उधर वो जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उस पर फोकस करना है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते कई बार बच्चे। और इधर टेक्निकल वाला आपका गेट का कवर है, और आपने जो अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिए, तो आप उसमें अच्छा से करके आ जाओगे। क्योंकि बच्चा जी पता सर। क्या सोचता है, 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की सोचता है, वो ये नहीं सोचता 10 में से जो हम्म, 6 क्वेश्चन सिंपल आए हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम्म, जिनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, भाई उनको अच्छे से सॉल्व कर दो ना, 4 को छोड़ दो। वो 4 हम्म, में टिक मार्क मारता है, और फिर वहां से हाँ, माइनस मार्किंग लेकर आता है, और फिर वो 6 के नंबर भी 4 में पहुंच जाते हैं। जबकि उसे पता होना चाहिए कि 60% मार्क्स तो टॉपर के आते हैं। जी सर। इसमें कम रहता है जी। हाँ मतलब टॉपर हम्म, जो बनते हैं उनके होते हैं उतने मार्क्स तो हाँ, पॉइंट की बात ये है कि बच्चा यहाँ से स्ट्रेटेजी नहीं पकड़ पाता कि मुझे एक्यूरेटली करना है, जो नहीं बनना मुझे उसे छोड़ना है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जी सर। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप उस टाइम को ही वेल मैनेज करो, वो आप अच्छे से कर पाओगे, इतनी कैपेबिलिटीज हैं आप में, और उसके हिसाब से ही आप वो टाइम निकाल के धीरे 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 इन टॉपिक्स को कवर करते जाओ। और लाइट जी सर। वेट में करना है आपको, बहुत ज्यादा डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सो दैट आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। यस सर। बस सिंपल सा फंडा है। सर, सर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलरली फॉलो करें, या फिर कोई नहीं, रिसोर्सेज है कोई अवेलेबल? इसके लिए एक काम करो ना, देखो क्या होता है, कोचिंग का काम ही यही है एक, कि हम आपकी चीजों को आसान बनाएं। तो करंट अफेयर्स जो सर हमारे यहाँ पर डील कर रहे हैं,
ठीक है, हम्म, वो डेफिनेटली आपको वो उस तरीके से बताएंगे जैसे कि शायद हम्म, अजीत तिवारी सर डील करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। फिर वो आपको क्लास के टाइम पर वो अपना टेलीग्राम वगैरह जो रहते हैं ऑफिशियल, वहाँ पर वो हम्म, अपने कुछ पीडीएफ डालते रहते हैं, तो उनको फॉलो करते जाओ आप। तो उससे क्या जी होगा कि सर। वो क्रिस्प वे में इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से वो दे रहे होंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। यस सर। तो उनको पता है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप अगर करंट अफेयर्स में मान लो आपकी नज़रों में कोई चीज़ आ भी जाती है, जरूरी नहीं कि आप किताब से ही पढ़ रहे हो या पीडीएफ से। अब मान लो आपने मोबाइल खोला और आपको कोई ऐसी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ मिल गई जो वाकई में काम की है। अब जैसे आज के हम्म, डेट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब कोई जी सर। पूछ ले कि भैया ये कहाँ पर पाई जा रही है, इसके आसपास की कौन सी जगह, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो हमें कम से कम हम्म, पता तो होना चाहिए। एक मतलब हम लोग जिसमें इंटरेस्ट नहीं रखते तो हमें पता है भैया वहाँ पर ईरान है, बगल में इधर कुवैत है, इधर और भी आसपास के खाड़ी देश है। तो हमें एक इलाका तो पता होना चाहिए कि उस इलाके में, तो वो जी सर। चीज़ पर हमें आंख बंद नहीं करना है। हमें टेक्नोलॉजिकल कोई न्यूज़ है कि इसरो ने क्या किया, अभी नासा ने अपना चंद्रमा पर भेजा है ना, तो वो जो न्यूज़ है तो हमें पता होना चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन। जी सर। ठीक है, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई भी मिसाइल से रिलेटेड इंडिया में कोई एडवांसमेंट हो जाए तो हमें पता हो, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हमारे पास सामने आ जाती हैं तो हमें वो अपने आप ही उसको पिक कर लेना है कि ये हमारे टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जी सर। क्योंकि ये ऐसी हमारा टेक्निकल सब टेक्निकल एग्जाम है, तो उसके करंट हम्म, अफेयर में टेक्निकल रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मान लो कोई नई ट्रेन चल जाए इंडिया में, हम्म, ठीक है, या ट्रेन के अंदर कवच सिस्टम है तो हमें पता है उसके बारे में कुछ। मान लो उसमें हम्म, कुछ एडवांसमेंट हो जाए, हमारे यहाँ हम्म, पर कोई इंडिजीनियस मान लो फाइटर जेट बन जाए, तो उसका नाम जी। क्या है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब हमारे कई बच्चों को उसके नाम ही याद नहीं रहेंगे, मान लो बन भी जाए तो। हम्म, मान लो चार ऑप्शन दे दे कि इसमें से इंडिया का कौन सा फाइटर जेट इंडिया का है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, या इंडिया जी सर। रखता है अपने पास। अब उसमें नाम डाल दिए जाए कि भाई F-16 F-22 है ना। तो कोई मान लो उसमें डाल दे राफेल है, अब किसी को पता ही नहीं है कि भाई इनमें से कौन सा इंडिया के पास है फॉर हम्म, एग्जाम्पल। INS जी सर। विक्रांत है। तो हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो जब भी सामने आ जाए उनको पिक कर लो हाल की हाल दिमाग में, जिससे जी वो सर। अपने आप जब क्वेश्चन के टाइम पे आएगा तो हम उसको आराम से टिक मार्क कर लेंगे। बस ये स्ट्रैटेजी है उसके लिए। बाकी ओके सर सर। पीडीएफ देंगे वो करते जाओ तो करंट अफेयर्स हो जाएगा आपका। उधर मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ध्यान दो, हैदर सर पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग बढ़िया, वो जितना पढ़ा दें उसको फॉलो करो। एक्स्ट्रा जी। रिसोर्सेज मत करो कभी भी यूज। कोई भी जो टीचर बोल देना क्लास में हम्म, कॉन्फिडेंस है कि भैया यही पढ़ना है, तो उसका वो कॉन्फिडेंस हम्म, इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि ये चीजें आएंगी। सिंपल हम्म, सा फंडा है, वो टीचर को देख के आप खुद समझ जाते हो कि भाई ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो ये अपनी तैयारी करके आए हैं पूरी उस चीज में, बस काम। जी। तो फिर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो हमारा समय कम है और हम गलत डायरेक्शन में जाके वो चीजें पकड़ लेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। यस सर। ठीक है ना। जी। सर मेंस के लिए सर अभी से मतलब राइटिंग पे पूरा सर जैसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही लगे या मतलब ये शॉर्ट शॉर्ट में करते हैं कि टाइम बचे yes? देखो उसका तरीका रहता है, क्या होता है कि जो कॉपी आपको मिलती है उसमें स्पेस फिक्स रहता है। हम्म, अगर आप मान लो किसी भी क्वेश्चन में 10 पेज लिखना चाहते हो, 10 पेज की आपको स्पेस ही नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। तो स्पेस हम्म, फिक्स है। तो आपके साथ क्या होना चाहिए कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट जब आपको बड़ा लिखना है तो बड़ा भी लिख सकें। बट आपको उसको क्रिस्प करना आना चाहिए। अब जैसे आप चैट जीपीटी को कमांड देते हैं कि भैया इस चीज पर शॉर्ट नोट्स लिखो, तो वो कैसे लिख रहा है, उसी मेन टेक्नोलॉजी को आप पॉइंट्स। अपने माइंड में पटो पकड़ो कि हमें मेन की पॉइंट्स पकड़ने हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, ठीक है, एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट। अब ये मान लो क्वेश्चन दे दिया। जी। अब मान लो उसके लिए मैंने केवल और केवल आधा पेज दिया है आपको कॉपी का, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट, भाई वो आधा पोर्शन तो वही रख रहा है क्वेश्चन का, आधे मार्क्स तो वही रखेगा। तो आप माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट को जरूर बनाओ नीट एंड क्लीन। हम्म, स्टडी स्टेट फिगर डाल दिया नीचे, स्टडी स्टेट माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट, फॉरवर्ड वाइज में होल्स P2N गए, इलेक्ट्रॉन एन टू पे, वो प्लॉट बना दिया आपने, ठीक है। तो आधा हम्म, पोर्शन में हो गया कॉपी में। हम्म, स्पेस को मैनेज कर सकते हो आप चाहो तो, लेफ्ट साइड बना दिया, इधर आप लिख रहे हो अपना, और इधर आपने लिख दिया इन अ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम P2N साइड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम N2P साइड। अब नेक्स्ट लाइन पर आ गए, बुलेट चेंज कर लिया।
जी दिस सर। इंजेक्टेड होल्स आर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर इन द एन रीजन, और इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर इन द पी रीजन। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखा, दीज एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन contribute the current in the forward bias PN junction. Next line, in forward bias PN junction, depletion bit decreases. जी सर। Forward bias PN junction, direction of current is from P to N direction. खेल खत्म हो गया। ओके सर। 5-6 पॉइंट लिख दिए हमने, काम खत्म। मेन मेन चीज। हम्म, और उसको अब मान लो मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मैं समझ गया, बच्चे को सब पता है। पी टू एन डायरेक्शन जी सर। करंट है, डिप्लीशन विथ कम हो जाती है। ठीक है। और होल्स पी टू एन इंजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी इंजेक्ट हो रहे हैं, ये एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कहलाते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर बस स्टेशन प्लॉट बना, मैं बोलूंगा इसको दे दो 10 में से 10 नंबर, जी। या 8 दे दो, 9 दे दो, जो, क्योंकि उसने पूरी हम्म। इंफॉर्मेशन दे दी, की पॉइंट्स। ये है यस। तरीका। अब इसी को एक पेज में लिखना हो तो हम्म, एक पेज में लिखने का तरीका है। फिर आप डायग्राम बनाओगे, पहले पीएन जंक्शन का मान लो बना दिया आपने। ठीक है। जी। और इसमें भी बना सकते हो आप, नो डाउट। ठीक है। हम्म। वो बनाया आपने, फिर उसमें पूरा डायग्राम के बाद लिखो कि भाई फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में क्या क्या होता है, ये इंजेक्ट हुए, वो इंजेक्ट हुए, उसी को एक्सपेंड करते लिखते जाओ। अब जैसे जी इसमें सर। अपन ने छोड़ दिया कि डिप्लीशन विथ कम क्यों हो रही है, उसमें रीजनिंग लिख दो, डिप्लीशन विथ क्यों कम हम्म, हो रही है। जी। समझ गए, मतलब उस चीज को हाँ। वो, अभी आपने की पॉइंट लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दो कि रीजन क्या है उसका, तो वो बढ़ जाएगा, जी एक सर। पहुंच जाएगा। हाँ। बस इस तरीके से आपको उसमें खेलना है। और आप करंट की इक्वेशन लिख सकते हो उस केस में, हम्म। कि भाई नेट करंट आई, वो इसमें भी लिख सकते हो। आपको लग रहा है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा बीटी माइनस वन, वो लिख दो। यस। हम्म। और एक पेज का है तो बिल्कुल लिखो उसमें पूरी की पूरी, कि आई इक्वल टू क्या होगा, होल्स डिफ्यूजन प्लस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, उसका आधा आधा पार्ट जो आती है दोनों करंट की, वो लिखो पूरा। फिर उनको ऐड कर दिया। फिर ईटा के बारे में बता दो, ईटा इक्वल टू 1 और 2 फॉर सिलिकॉन जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली, इस टाइप से जनरली। और आई यस। नॉट के बारे में लिख दो, ये रिवर्स है, तो बस हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से क्या है कि हमें पता सब है, हम पढ़ के अच्छे से गए हैं, वही प्री में पढ़ा है, वही सब चीजें हैं, गेट में पढ़ा। बस उसी को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, अब इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है अभी से, इससे हमें आदत डल जाएगी। कि उसी चीज को अगर हमें आधे पेज में लिखना है तो आधे पेज में, पूरे पेज में लिखना है तो पूरे पेज में। अब वो कहाँ से मिलेगा हमें तैयारी का तरीका, PYQ बुक उठाई उसकी। अब वो कितने मार्क्स का है, उसमें लिखा है इतने वर्ड्स में लिखना है हमें। तो लगभग रफ हम्म। आइडिया लगा लिया कि इतने वर्ड्स में लिखना है, मतलब इतने पेज लाइंस में हमें लिखना है, इतना स्पेस प्रोवाइड किया गया है। उसमें क्या होती जी है, सर। दोनों साइड बाउंड्री होती है कॉपी में, जो हम्म। मार्जिन रहता है इधर, तो वो मार्किंग के लिए रहता है मार्जिन, उसमें हमें नहीं लिखना है कुछ भी, बीच में ही लिखना है हमें। यहाँ पर केवल लेफ्ट साइड हमें एक डालना है, क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना, उसका आंसर, और चालू हो गए। जी। तो कोई भी आपने एक कॉपी ले ली, उस पर लिखना चालू कर दिए। और वाइट पेज जी की सर। रहती है बिल्कुल बिना लाइनिंग वाली, तो आप उस पर बढ़िया लिखो। तो ओके आपके सर। पास जो A4 साइज वाले पेपर हैं, उनमें दोनों साइड एक मार्जिन बना दो लाइन से, और बीच में आप हम्म। लिखना चालू कर दो अपने आराम से। ओके। कभी उसी हम्म। क्वेश्चन को कभी एक पेज में लिखा, कभी आधे पेज में, वो देख लो कि PYQ में कितने मार्क्स का पूछा है और कितने हो, तो उससे प्रैक्टिस कर लो। अब उसमें PYQ में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो, जिसके बारे में आपके पास डेटा ही नहीं होगा। मान लो आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि अरे ये तो मेरे पे बनेगा ही नहीं, तो उस केस में जी। क्या, उसको तैयार करना है हमको। कि हम्म। मान लो वो क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का है, आपको लग रहा है हमने इस टाइप की चीज नहीं पढ़ी, हो सकता है प्री में नहीं, वो मेंस में पढ़ाते हैं टीचर, नो डाउट। जैसे अभी मैं मेंस में पढ़ाऊंगा EDC, ठीक है, तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मैं PYQ के काफी क्वेश्चंस लूं। लेकिन फिर भी मैं पूरे तो हम्म, नहीं करा पाऊंगा उस गिवन आवर में, हाँ। क्योंकि मुझे पता है बस स्टूडेंट कर सकता है। अब क्योंकि अब वो हाथ पकड़ के नहीं बैठा है, वो उसको बस एक तरीका बता दिया कि ऐसे लिखना है, ये करना है। कुछ नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, नए टॉपिक्स। जैसे मान लो मैं शॉर्ट की पर ज्यादा काम कर लूंगा, कि भैया प्री में उतना नहीं पढ़ा पाते, इसमें आता है तो शॉर्ट की के चलो एक दो न्यूमेरिकल करा दूं, जिससे न्यूमेरिकल आ जाए, तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जी। अच्छी चीज होती है। तो हम्म। थ्योरेटिकल में से मान लो हॉल इफेक्ट आ गया, अब हॉल इफेक्ट पढ़ा तो 4-5 पेज है, अब वो क्या हम्म। पूछ रहा है उसके हिसाब से उतना टू द पॉइंट लिख दिया हमने। हम्म। ठीक है ना, इस तरीके से हम्म, वो सारी चीजें हैं, तो वो आप लिखोगे अभी से ना, तो क्या होंगी, मेमोरी में फिट हो जाएंगी, हैबिट में। कई बार अभी क्या होता है, हमारी हैबिट भी खत्म हो चुकी होती है इंजीनियरिंग के बाद या ग्रेजुएशन जो हाँ, भी। काफी टाइम। हाँ, कि हम जी। मतलब लिखें कैसे, कहीं से भी पढ़े हों, हाँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे, तो मेरी तो हैबिट छूट गई ना लिखने की। हाँ सर। जी। वो तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हैबिट है वो, मतलब मैं अगर है कि जी। नॉर्मल इंसान की तरह अपने आप को कंसिडर करूं, तो मेरी तो हैबिट छूट चुकी है इतने साल पुरानी लिखने की। तो पता पड़ा पेज पर मेरी स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हमें वहां पर पेपर में स्पीड भी तो मेंटेन करना है। तो वहां पर ऐसा हो जाता हम्म, है कि भाई आपको है ना मौका नहीं मिलता बहुत ज्यादा सोचने का, क्योंकि आपको इतना बड़ा चीजें हैं और पूरी लिखनी है आपको। तो वो स्पीड भी मेंटेन होगी, लेकिन वो काम कब करना है, वो काम हम प्री के बाद कर सकते हैं, स्पीड पर फोकस। लेकिन अभी से हम वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं, कि हमें जी सर। आता सब कुछ है, तैयार है सब कुछ है, बस उस टाइम पर हम उसी चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे।
कि हमें स्पीड, हम्म। मतलब पूरा मॉक टेस्ट है मान लो, तो मॉक पेपर है, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लिख दें उतने गिवन आवर्स में, तो हमारी प्रैक्टिस यस। होती है उस टाइम पर। अच्छा, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ये मतलब अभी से लेना बेटर है या अभी से नहीं, बाद? देखो कोई बोला ना कि मेंस के टेस्ट सीरीज वगैरह इन सब का काम प्री के बाद कर लो, प्री के बाद जो हम्म। गैप है ना, उस गैप हम्म। को कई लोग सब्जेक्ट को कवर करने में लगाते हैं। सब्जेक्ट पहले से कवर्ड हो, जैसे हम आज से टारगेट कर रहे हैं 2027 के ईएससी को, तो अभी हमारा टारगेट प्री है, और मेंस के लिए हम एक इनफॉर्म्ड है, मतलब हर जी सर। क्वेश्चन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है हमारे पास। अब हमें उसके पास रिप्रेजेंट करना और स्पीड अप करना है, तो वो लास्ट के 2 महीने में, जब प्री आ गया और उसके बाद जो गैप है उसमें हमें वही करना है प्रैक्टिस। ओके सर। जैसे अभी जिन बच्चों की प्री निकल गई, वो उन्हें आइडियली यही काम करना चाहिए, पहले से तुम्हारा तैयार है लगभग 80-90% चीजें, 20% चीजें बची हैं, कुछ चीजें नई सीख लोगे आप बैचेस वगैरह में जो नहीं आती, चलो ठीक है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो सीख लिया आपने, जैसे मान लो आप अभी देखोगे एट प्रेजेंट, तो आपको मान लो शॉर्ट की डायोड के बारे में अच्छा नहीं मिल रहा कुछ, ठीक है, लेकिन मैं मेन हम्म। से पढ़ाऊंगा तो अपने आप अच्छा हो जाएगा वो। हाँ। समझ रहे हो? या कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो मैंने डायोड का जो करंट का डेरिवेशन सपोज मैंने नहीं कराया, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। मतलब गेट में मान लो वैसे कराते हैं अपन, सपोज नहीं कराया, तो मैं मेंस में करूंगा उसको कराऊंगा, तो आपको एक अच्छे तरीके से डेरिवेशन मिल गया, तो आपने जी। उसको ऐड ऑन कर लिया अपने पास कि हाँ ऐसे ऐसे डेरिवेशन करते हैं इस चीज का, मैं सीख गया। तो वो 2 महीने जो होंगे वो प्रैक्टिस के लिए होंगे और नए डेटा को ऐड करने के लिए हो गए कि भाई हमें जो चीज नहीं आती वो ऐड कर लें, बस इस तरीके से। जी सर, मेंस में अब मतलब सेफ मार्क्स लगभग कितने रहते हैं? जैसे 600 का होता है तो अराउंड। मतलब आप ये मान के चलो कि 50% के आसपास मार्क्स अगर अपन मेंटेन किए हैं तो अपन बहुत अच्छे चल रहे हैं। 60% 70% पे टॉपर पहुंच जाता है, मतलब हाईएस्ट, ये जी। सोचो। तो आप है ना हम्म। आधे मार्क्स को एक थ्रेशोल्ड मान के चला करो यूपीएससी के एग्जाम में, 50% एक रफ बहुत सालों के हिसाब से। अब हर साल जी। का अलग अलग रहता है, किसी साल पेपर मान लो सिंपल लेवल पर है तो बच्चा थोड़ा ज्यादा लेकर आ जाएगा, कोई कम लेकर आएगा, इस तरीके से चल रहा होता जी। है ना। जी सर। फिफ्टी सर परसेंट आपके लेके चलो। हाँ, सर आपके सर एडीसी के नोट्स मिल जाएंगे क्या सर? वो मैं थोड़ा मतलब डिटेल्ड वे में चाहिए था थोड़ा सा, जिसमें डेरिवेशन वगैरह अगर मिल सके तो। नहीं तो वो तो गेट के लिए पढ़ाए ना, उसमें कराए मैंने डेरिवेशन वाले सारे, जैसे डायोड की करंट के डेरिवेशंस हैं जो इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, हॉल इफेक्ट है पूरा पढ़ाया है, हम्म। सब कुछ पढ़ाया है उसमें, शॉर्ट की वगैरह भी पढ़ाया है। हम्म। मेंस में तो जी। क्या करूंगा मैं, उसके क्वेश्चन उठा लूंगा। जी। अब जैसे मैं हॉल इफेक्ट है, हॉल इफेक्ट मैं प्री के लिए पढ़ा देता हूँ, मैं बोलता हूँ बच्चों से हम्म। कि अगर आप ईएससी का प्री दे रहे हो तो 2-4 क्वेश्चन लगा लेना, आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला लगाना है केवल आपको। हाँ। अब लेकिन हाँ। मेंस में क्या करूंगा, अगर हॉल इफेक्ट का कोई क्वेश्चन अच्छा आया है तो मैं वो 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा। जी सर। हम्म। अब बच्चे से बोलूंगा कि तुम मेंस के लिए पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, अब हॉल इफेक्ट आता आपको पूरा है, लिखना आपको है, वो नहीं कराऊंगा, 2 न्यूमेरिकल करा दूंगा उससे बढ़िया उसके अच्छे। शॉर्ट की मैंने बोलूंगा बहुत सब कुछ कराया है मैंने, अब शॉर्ट की के 2 क्वेश्चन करा लेता हूँ न्यूमेरिकल, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर जो डेरिवेशन मान लो प्री में नहीं करा है वो डेरिवेशन करा दूंगा। जी। तो प्री को लेके चलना है। अब कई बच्चे सोचेगा ना प्री नहीं पढ़ा और डायरेक्ट मेंस में आ गया क्लास में, तो फिर उसके लिए दिक्कत होगी। लेकिन जी। उस पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 18-20 घंटे में मान लो ईडीसी पढ़ा रहा हूँ, तो 20 घंटे में मैं मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकता, या एडवांस हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सर। पढ़ा रहा हूँ सब कुछ कवर नहीं कर सकता। तो वहां पे मेरे को वो चीज फिल करनी है कि जो मैं प्री में नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि प्री के टाइम पर मुझे देखना है बच्चा गेट का भी बैठा है और ईएससी प्री के लिए भी मान लो है, जो कम सीरियस होता है बच्चा, तो अब उसको कैसे ओवरडोज दे दें। उसको पहले गेट जी। के लिए और उसके लिए फंडामेंटल लिए तैयार कर लिया, अब तो उसे एक रिटर्न के लिए करना है जिसमें मान लो उसकी कोई कमी रह गई है, कोई भी चीज जो अपन टॉपिक वहां नहीं पढ़ाए हैं, तो उसको हम्म। वहां पर ऐड ऑन कर लो, कुछ प्रैक्टिस करा लो, कुछ डेरिवेशंस अगर आपके रिमेनिंग है वो करा दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। ड्रिफ्ट करंट है, जैसे उसका डेरिवेशन हाँ। नहीं किया हमने प्री में मैंने, तो अब मान लो मुझे कराना होगा कि ये कंडक्टर है, उसके अंदर भैया कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू एन क्यू म्यू एन का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव कर लो, तो भैया ड्राइव करा दूंगा उसे मैं, तो बच्चे को एक आइडिया लग जाएगा ऐसे ड्राइव करना है, सिंपल हम्म। तरीका। या मान लो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड, इस पर लिखो, तो जी। पढ़ाया प्री में, लेकिन मैं बोलूंगा भैया इतना एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ ऐसे ऐसे और ये पॉइंट्स लिख दो, हो गया आपका क्वेश्चन, इस जी तरीके। सर। ठीक है ना, हाँ। क्योंकि उसने जब प्री हम्म। निकाला है तो इसका मतलब ये है कि उसने प्री के लिए तो पढ़ा ही है ना, तो हम्म। उसको इन्फॉर्मेशन तो है ही, अब उस चीज को दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, खासकर जी। ऐसे सब्जेक्ट में जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो बच्चा जरूर पढ़ा होता है। लेकिन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसके केस में मैं ऐसा नहीं करता, उसके केस में मैं बिल्कुल प्री जैसा ही चीजें रिपीट हो रही होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होंगे जो प्री बिना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के निकाल के बैठे होंगे,
तो पहले से ही हाँ। ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि भाई वो प्री मेंस के लिए वेरी वेरी सिमिलर टाइप का ही है, बिल्कुल एकदम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता बिल्कुल, है ना। अगर एनालॉग हम्म। सर्किट पढ़ाएं तो एनालॉग सर्किट में अंतर डेफिनेटली आएगा कि भाई आप फीडबैक टोपोलॉजी में जाओगे तो वहां पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको तुम्हें कराना पड़ेगा थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि अपन एनालॉग में तो क्या है, बिल्कुल एकदम मैं डायरेक्टली करा देता हूँ न्यूमेरिकल्स कि भाई एम्पलीफायर गेन निकालना है, 2 सेकंड में बच्चा निकालना सीख जाता है। अब उसको आंसर तो पता है लेकिन अब मेंस के लिए नहीं पता उसे, मेंस के लिए मॉडल बनाना है पूरा प्रॉपरली, गेट में मॉडल नहीं हाँ। बनवाता मैं। तो अब उसको प्रैक्टिस करनी है कि मॉडल बना के मैं उसमें केवीएल कैसे लगा के प्रॉपरली निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अब वो जरूरी है जी। मेरे लिए, क्योंकि उसी बेस पर उसे मार्क्स मिलेंगे। हम्म। वो डिपेंड करता है, अगर वो छोटा क्वेश्चन है गेन निकालने का तो भाई तुम ट्रिक से निकाल सकते हो कि भैया कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, गेन का आंसर न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला ये आएगा, ओबियसली मॉडल मत बनाओ। लेकिन वही जब आपका अच्छे मार्क्स का है तो आप जल्दी पल्दी उसका मॉडल बनाओ, और मॉडल के हम्म। बाद केवीएल कैसे लगा के आंसर निकालो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ओबियसली। जी सर। तो तरीका बदल जाएगा, बस ये है ना। हम्म। तो वो जी चीज़ जी। ध्यान रखनी है। ओके। ठीक है। जी तो सर। आप नोट्स की बोल रहे थे ना, नोट्स के लिए तो देखो ऐसा है ना, हम्म। नोट्स वगैरह अगर आपने प्री वगैरह के लिए क्लास पढ़ा होगा या आप पीडब्ल्यू के किसी बैच में होंगे तो खजाना में जाके आपको मिल जाएंगे नोट्स, आप उनको डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएंगे वो ठीक है जी सर। तरीके से। जी। ठीक है ना। हाँ। जी। ठीक है, और कुछ। नहीं सर, अभी कुछ डाउट होगा तो सर डीएम कर लें आप टेलीग्राम। आपने तो गेट भी दिया था ना शायद, इस बार गेट दिया था ना। ये सर गेट दिया था। जी। तो गेट में तो अच्छा कुछ रैंक आया है ना। ये सर इलेक्ट्रॉनिक्स में 67 था और आईएन हाँ में 68। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा आप तो जॉब कर रहे हो ना पहले से, इसलिए आप गेट के थ्रू कुछ ले नहीं रहे हो एडमिशन, आई थिंक कुछ लास्ट टाइम ये इंटरेक्शन हुआ था। ये सर हुआ था अभी रिसेंटली, उसके पहले रिजल्ट के पहले हुआ था शायद। हाँ वही मैं इसलिए याद आ रहा था मेरे को चेहरा। जी जी। तो किसी आईआईटी वगैरह से हो ना शायद। ये सर IIT BHU से ग्रेजुएट है। ठीक है, जी। ये याद है इसलिए मुझे। जी ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर। ओके। ओके। थैंक यू सर। वेलकम।